हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने एक दिल दहला देने वाली घटना लेकर हाजिर हुई हूँ। ये अभी हाल ही की घटना है, 6 महीने पुरानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस खबर के बारे में जरूर सुना होगा। अभी कुछ समय पहले ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी। तब मैंने भी इस घटना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तब मौजूद नहीं थी। लेकिन फिलहाल आज मैं आप लोगों को इस घटना को पूरे डिटेल में सुनाने वाली हूँ। ये घटना है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन के सारे देश अलग अलग हो गए। लेकिन ये जो देश है कजाकिस्तान, ये अपनी सीमाएं चाइना और रशिया के साथ शेयर करता है। यानी कि ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। यहाँ का एक मिनिस्टर जो कि एक इकोनॉमी मिनिस्टर था, जिसका नाम था क्वांड यक बिशिम्बायव, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। यह घटना है 20 नवंबर 2023 की, जबकि पूरे कजाकिस्तान में एक हॉरिफिक न्यूज फैल गई। वहां के लोगों को पता चला कि एक महिला जिसका पति वहां का मिनिस्टर था, उसको उसके पति ने पीट पीट कर मार डाला है। और यह घटना उसने अंजाम दी थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। ये जो रेस्टोरेंट था, ये था अलमाटी सिटी के अंदर। इस महिला का नाम था सल्तनत। और जब इस महिला के बारे में वहां की लेडीज को पता चला, वहां की औरतों को पता चला, यानी कि कजाकिस्तान की, तो वहां पर बहुत ज्यादा केओस फैल गया। महिलाएं विशेषकर बहुत ज्यादा नाराज हो गई। अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने जागरूकता दिखाई और साथ ही प्रोटेक्शन की डिमांड की। जब सल्तनत की बॉडी उस रेस्टोरेंट में मिली थी, तो वो एक बहुत ही हॉरिफिक कंडीशन में थी। वो वहां के फर्श पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल मोशनलेस थी, और अपने ही खून में, या हम कह सकते हैं कि खून के पूल में डूबी हुई पड़ी थी। जब वहां पर मेडिकल स्टाफ आया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से उसको बचा सके, लेकिन वो पहले से ही मारी जा चुकी थी। जब वहां पर एक्सपर्ट्स पहुंचे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बाद में बताया कि ये जो सल्तनत नाम की महिला थी, इसके जगह जगह नील के निशान, घसीटे जाने के निशान और बहुत सारे वार किए जाने के निशान थे उसके चेहरे पर, उसकी आईलिड्स पर, खोपड़ी पर, उसके कानों के पीछे, और साथ ही उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, उस पर फ्रैक्चर था। इसके अलावा उसके सिर वाले एरिया पर कम से कम 12 से 13 बार जोर जोर से वार किए गए थे। अब इसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले फिलहाल मैं इस घटना के आपको बैकग्राउंड में लेकर चलती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बिशम बायव की, यानी कि सल्तनत के हस्बैंड की। बिशम बायव का जन्म हुआ था 1980 में, और इसका जन्म हुआ था एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल फैमिली में, एक बहुत ही अमीर फैमिली में। इसके जो पिता थे, वो कजाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, और साथ ही इसके पिता वहां के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, यानी कि कंट्री के प्रेसिडेंट नूर सुलन नजर के काफी अच्छे परिचित थे। इतने अच्छे कनेक्शंस होने के कारण बिशम बायव के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी बन सकता था। उसने अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए। 1999 में उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जो कि अलमाटी में ही एक यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद 2001 में उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और ये पढ़ाई उसने दूसरी यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसके बाद ये वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका चला गया। वहां से इसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। ये डिग्री इसने ली थी जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इसके करियर की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये एक मैनेजर बनता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान में। ये एक बहुत ही ऊंची पोस्ट थी, क्योंकि ये वहां का एक बहुत ही बड़ा बैंक था। बाद में धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। लगातार इसको प्रमोशंस मिल रहे थे, और ये हायर से हायर पोजीशंस पर जाता जा रहा था। सन 2007 में वो वाइस मिनिस्टर बन गया इंडस्ट्री एंड ट्रेड का। उसके बाद 2009 में ये प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। 2010 आते आते तक ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड का वाइस मिनिस्टर बन चुका था, और फाइनली मई 2016 में ये मिनिस्टर बन गया। ये था मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी। ये जिस समय मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी बना, उस समय इसकी एज थी केवल 36 ईयर्स।
और ये उस समय कजाकिस्तान का सबसे यंग मिनिस्टर बना था। हालांकि आपको पता ही है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका कोई क्लीन रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसा ही था बिशमबाएव के साथ भी। उसके ऊपर बहुत ही हाई प्रोफाइल करप्शन के चार्जेस लगे और इसके ऊपर ट्रायल चला 2018 में। उसको और 22 दूसरे लोगों को गिल्टी पाया गया था। यह पाया गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया है और साथ ही रिश्वत भी ली है। ये लोग एक स्टेट कंट्रोल्ड होल्डिंग कंपनी रन कर रहे थे और उसको रन करने के दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया था। तब कोर्ट ने इनको सजा सुनाई थी और ये सजा थी 10 सालों की, जो कि इनको एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में गुजारना था और साथ ही जिंदगी भर के लिए इनको पब्लिक सर्विस से बैन कर दिया गया था। लेकिन आपको पता ही है कि कई बार न्याय को आसानी से खरीदा जा सकता है। यही हुआ बिशमबाएव के साथ, जबकि वहां के प्रेसिडेंट जिनका नाम था नूर सुल्तान, उन्होंने इसको पार्डन दे दिया, यानी कि इसकी सजा माफ कर दी और इसको उस मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन से जल्दी ही रिलीज कर दिया गया। तब तक इसने वहां पर सिर्फ 18 मंथ्स गुजारे थे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वाइफ की, यानी कि इसकी फ्यूचर वाइफ की। अभी तक फिलहाल इसकी शादी नहीं हुई थी। इसकी वाइफ का नाम, जिसकी इसने बाद में हत्या कर दी, उसका नाम था सल्तनत न्यूकेनोवा। इसका जन्म हुआ था 1992 में। सल्तनत भी एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनके सपोर्ट के कारण वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई। ये भी बताया जाता है कि वो फॉर्मर मेयर जिनका नाम था कायरा, उनकी नीस भी थी। उसके बारे में बताया जाता है कि हर कोई उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसके फ्रेंड्स हों चाहे फैमिली मेंबर्स, हर कोई उसको पसंद करता था। सभी बताते थे कि वो बाहर से तो खूबसूरत थी ही, लेकिन अंतर्मन से भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसका नेचर बहुत अच्छा था और वो एक बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग पर्सन थी। ऐसा बताया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी में लगभग कुछ भी नेगेटिव नहीं था, कुछ भी अनस्टेबल नहीं था। उसकी अभी तक की जो लाइफ थी वो बहुत ही स्टेबल रही थी, बहुत ही खुशनुमा रही थी। इसके अलावा जो सल्तनत थी, उसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसको लोगों की फेट बताना, उनका भविष्य बताना बहुत अच्छा लगता था। उसमें उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी कारण से उसने काम प्रोफेशनली शुरू कर दिया था। बाद में वो इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजी सेशंस देने लगी। ये जो सेशंस थे ये पेड होते थे। यहाँ पर ये लोगों के नेटल चार्ट्स प्रिपेयर करती थी, उनको उनका भविष्य बताती थी, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। इस तरह से इंस्टाग्राम के माध्यम से अब उसने थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया था, अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया था। इसका एक छोटा मोटा फॉर्च्यून टेलिंग का बिजनेस बन चुका था और इसके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके थे। बाद में इसी माध्यम से, यानी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये बिशमबाएव से मिली। बिशमबाएव ने इससे कंसल्टेशन ली थी। ये कंसल्टेशन उसने ली थी अगस्त 2022 में। धीरे धीरे वहीं से इनके रिलेशनशिप डेवलप होने लगे और इतनी तेजी से लोग आगे बढ़े कि 6 महीनों के बाद, यानी 6 मंथ्स के बाद, दिसंबर 2022 में इन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। इनकी वेडिंग सेरेमनी हुई, बाकायदा इन्होंने शादी की, लेकिन इस शादी का कोई भी लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, यानी कि ये शादी लीगली वैध नहीं थी। इनकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। इसने, यानी कि सल्तनत ने, अपने सोशल मीडिया पेज में बहुत ज्यादा तारीफ लिखी थी बिशमबाएव की। एक बार इसने लिखा था कि मैंने एक गोल्डन हस्बैंड पा लिया है। इसके अलावा इसने लिखा था कि मुझे कभी भी पछतावा नहीं होता कि मैंने इसको हाँ क्यों कहा, मैं अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूं। सल्तनत बिशमबाएव की तीसरी पत्नी थी। इन लोगों की वेडिंग पिक्चर्स देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आगे चलकर ये जो व्यक्ति है ये इतनी क्रूरता से अपनी बीवी की हत्या कर देने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आते थे जो भी पिक्चर्स ये पोस्ट करते थे। इसका खुलासा तो बाद में हुआ कि इनकी शादी के तुरंत बाद ही बिशमबाएव ने अपनी वाइफ का अब्यूज करना शुरू कर दिया था। वो उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगा था। लेकिन अपनी शादी का फसाद कायम रखने के लिए सल्तनत ने कभी भी इन बातों का खुलासा नहीं किया। ये सारी चीजें उसने अपने तक सीमित रखी। बाहर से वो यही दिखाती थी कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा परफेक्ट है। वो चाहती थी पब्लिक के सामने उसकी यही इमेज रहे। लेकिन हर किसी का अपना ब्रेकिंग पॉइंट होता है। बाद में वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करने लगी, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई। तब फाइनली सल्तनत ने अपने भाई, जिसका नाम था आईबैक,
और जिसके साथ उसके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रहे थे। अपने उस भाई को इसने अपनी कुछ पिक्चर्स भेजी जिसमें साफ साफ उसके चोटों के निशान देखे जा सकते हैं। इस पिक्चर में उसकी आंखें सूजी हुई हैं, काली पड़ चुकी हैं, होंठ कटा हुआ है और बहुत सारे नील के निशान नजर आ रहे हैं। ये पिक्चर उसने अपने भाई को भेजी और उससे कहा कि ये पिक्चर्स तुम सेव करके रखना अपनी गैलरी में, और जितने भी मैसेजेस हैं उनको डिलीट कर देना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शायद ये चाहती थी कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सबूत किसी ना किसी के पास रहे। शायद इसको अब तक बिशमबाएव से बहुत ज्यादा खतरा महसूस होने लगा होगा। लेकिन इसका जो भाई था आईबैक, वो ये सारी पिक्चर्स देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो गया। वो सीधा बिशमबाएव और सल्तनत के अपार्टमेंट में पहुंचा। इसने बिशमबाएव के साथ अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट किया, जोर जोर से इनका लड़ाई झगड़ा होने लगा। लेकिन जैसा कि जनरली होता है, इस झगड़े का कोई भी नतीजा नहीं निकला। बाद में आईबैक और बिशमबाएव के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। ये लोग आपस में बात बिल्कुल नहीं करते थे। इसके अलावा सल्तनत ने भी अपने भाई आईबैक से बातचीत थोड़ी सी कम कर दी थी। उसको शायद डर लगता था कि बिशमबाएव को पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है तो वो नाराज होगा। इधर ये जो इसका भाई था आईबैक, ये लगातार सल्तनत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और हमारे साथ आकर रहो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फैमिली भी काफी रिच थी, काफी अच्छी फैमिली थी। लेकिन सल्तनत ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ, मैं बिशमबाएव को अभी भी प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। बाद में आईबैक ने बताया था कि सल्तनत उससे कहती थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट एडल्ट हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और कहीं ना कहीं शायद सल्तनत को यह भी लगता था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसी की गलती है, क्योंकि ये सारी चीजें वो अपने भाई को भी कहती थी। हालांकि बाद में दूसरे गवाहों ने भी बताया कि कई बार सल्तनत के गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स देखे जा सकते थे, यानी कि रस्सियों के निशान, जैसे कि उसके गले के चारों ओर कुछ लपेटकर उसका गला घोटने की कोशिश की गई हो। इसके अलावा सल्तनत के शरीर पर बहुत सारे नील के निशान भी देखे जाते थे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होते थे। बाद में सल्तनत इन सारी चीजों से तंग आ गई थी। उसने कुछ लोगों को यह भी बताया कि बिशमबाएव एक तानाशाह है और उसने कई बार बिशमबाएव से अलग होने की कोशिश भी की। एक बार तो उसने एक दूसरा अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था और वहां पर जाकर वो 2 महीनों तक रही भी, लेकिन उसके बाद वो वापस बिशमबाएव के पास आ गई। बाद में इस बात का भी खुलासा हुआ कि सल्तनत बार बार लौटकर बिशमबाएव के पास इसलिए आ जाती थी क्योंकि बिशमबाएव ने इसका एक बहुत ही इंटीमेट वीडियो बनाया था, वो भी अपने साथ। और इस वीडियो को लेकर ये उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था कि इस वीडियो को वो वायरल कर देगा या इंटरनेट पर डाल देगा। ये जो वीडियो था ये सल्तनत की फ्रेंड आयदा ने बनवाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बिशमबाएव ने उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया था ये वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन बाद में आयदा ने कोर्ट में आकर गवाही दी कि मैंने ये वीडियो बनाया था, और बाद में सल्तनत ने बताया कि उस वीडियो को लेकर वो लगातार सल्तनत को ब्लैकमेल कर रहा है। असल में कजाकिस्तान में किसी महिला की रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और इस तरह का वीडियो अगर वायरल हो जाता तो समाज का बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता, उसके ऊपर सेंसर्स लग जाते और इसकी छवि पूरी तरह से तबाह हो जाती। सल्तनत को पता था कि ये वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में बिशमबाएव ने इस तरह के ब्लैकमेल से इनकार किया, लेकिन उसने बताया कि वाकई में वीडियो एग्जिस्ट करता था। इसने अपने फोन के आर्काइव में कोर्ट को दिखाया कि ये वीडियो प्राइवेट था, केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही शेयर्ड था। इस घटना के होने के बाद वहां की लेडीज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी। लोग अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल खुलकर सामने आ गए थे और नए नए कानून बनाने की डिमांड्स हो रही थी। अब ये जो केस था इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था कि कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इसका ओपन पब्लिक ट्रायल किया जाएगा, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ऑनलाइन, ताकि हर कोई इस कोर्ट की हियरिंग को अपने घर बैठकर सुन सके। उस रात असल में क्या हुआ था ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन इस केस का ट्रायल बाद में 11 मार्च को शुरू हुआ, 11 मार्च 2024 के दिन। और उसके बाद ही ये केस बहुत ज्यादा वायरल हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके बाद ही शायद आपने इस केस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा सुनी होगी 1-2 महीने पहले। उस समय मैंने भी इस केस की चर्चा सुनी थी। उससे पहले यानी कि नवंबर दिसंबर में मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। 11 मार्च 2024 के दिन बिशमबाएव ने कोर्ट में आकर बताया कि उसके ऊपर लगे हुए सारे के सारे इल्जाम गलत हैं और नॉट गिल्टी प्लीड किया। इसके ऊपर 2 चार्जेस लगे थे, एक तो मर्डर का
और दूसरा था कि किसी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना। उसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने कोर्ट में आकर बताया कि मैं अपनी वाइफ को कभी भी मारना नहीं चाहता था, उसकी हत्या बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इसने कोर्ट में आकर सब कुछ बताया कि उस दिन या उस रात आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जो कुछ सीसीटीवी फुटेज में है, आप उसी चीज को सही मानिएगा। इसने ऑब्वियसली कोर्ट में आकर बहुत ज्यादा झूठ बोला था, जो कि बाद में साबित भी हो गया। फिलहाल मैं घटना का इसका वर्जन सुनाती हूँ, यानी कि बिशम बायव ने उस दिन क्या कहा वो वर्जन आपके सामने पेश कर रही हूँ। बिशम बायव ने बताया कि 8 नवंबर 2023 के दिन बिशम बायव और सल्तनत दोनों एक कॉन्सर्ट में गए थे। ये कॉन्सर्ट था रशियन सिंगर डीमा बेलेन का। ये कॉन्सर्ट हुआ था कजाकिस्तान सेंट्रल कॉन्सर्ट हॉल में। कॉन्सर्ट के दौरान ही इन दोनों के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, यहां तक कि इनको झगड़ते हुए वहां के सीसीटीवी कैमरा ने भी कैप्चर किया था। जो लोग सल्तनत के काफी नजदीक थे उन्होंने बताया कि बिशन बायव अपनी वाइफ सल्तनत से बहुत ज्यादा जेलस था। उसको उससे बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। उसको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चले, हर एक कदम मेरे हिसाब से ले। बिशम बायव को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और इसका गुस्सा बिल्कुल सेकंड्स में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता था। इसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता था। तो फिलहाल कॉन्सर्ट में जाने के बाद ये जो कपल था ये वहां से जल्दी निकल गया। जल्दी वहां से बाहर निकलने के बाद ये लोग बाहर झगड़ने लगे और झगड़ने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये रेस्टोरेंट था BAU रेस्टोरेंट, जो कि बिशम बायव की फैमिली ही ओन करती थी, यानी कि एक तरह से बिशम बायव का अपना रेस्टोरेंट था। इसी BAU रेस्टोरेंट में करीब 1 साल पहले इनके वेडिंग का सेलिब्रेशन भी हुआ था। यानी कि आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इनकी शादी को अभी लगभग 1 साल ही हुआ था। और देखा जाए तो 1 साल भी नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी शादी हुई थी दिसंबर में और अभी नवंबर चल रहा था। तो देखा जाए तो अभी सिर्फ 11 मंथ्स हुए थे। वहां पर ले जाने के बाद ये बताया जाता है कि बिशन बायव ने अपनी वाइफ को रात भर पीटा, उसको बुरी तरीके से पीट पीट कर टॉर्चर किया। और क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो इन सीसीटीवी कैमरास ने सब कुछ कैप्चर किया। सबसे पहले बिशम बायव और उसकी वाइफ सल्तनत रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां पर खाना वगैरह खाने के बाद, ड्रिंक करने के बाद ये लोग वहां के हॉलवे से बाहर निकले, रेस्टोरेंट से बाहर निकले और करीब रात के 1 बजे दोनों ही उस समय थोड़ा थोड़ा नशे में थे। सल्तनत तो कम नशे में थी, लेकिन शायद बिशन बायव ज्यादा नशे में था। तो ये लोग वहां से निकलते हैं और तब देखा जाता है कि शायद ये लोग फिर से लड़ रहे थे। जो बिशम बायव था वो सल्तनत के पास आया, उसने सल्तनत को दीवार के अगेंस्ट पुश किया और उसके बाद उसके चेहरे को बुरी तरीके से पकड़ लिया था। जिस समय उसने ऐसा किया था उस समय कुछ और गेस्ट भी वहां से गुजरे थे और उन्होंने ये सब कुछ देखा था, सब कुछ नोटिस किया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद बिशम बायव और उसकी वाइफ दोनों अपने VIP रूम में चले गए, क्योंकि बिशम बायव का ये रेस्टोरेंट था, तो वहां के जितने भी VIP रूम्स थे वो उनको कभी भी यूज कर सकता था, वहां पर कभी भी रुक सकता था। जो VIP एरिया था वहां पर CCTV कैमरास भी नहीं लगे हुए थे। रात को किसी समय जितना भी रेस्टोरेंट का स्टाफ था, जितना भी होटल का स्टाफ था, वो या तो आराम करने चला गया या उनकी शिफ्ट चेंज हो गई और ज्यादातर लोग अपने घर चले गए। सुबह के टाइम पर वहां पर डेकोरेटर्स आए। ये जो डेकोरेटर्स थे ये रेस्टोरेंट वगैरह को साफ करने वाले थे और सब कुछ अच्छी तरीके से चेंज करके अगले दिन के लिए तैयार करने वाले थे। जब ये डेकोरेटर्स वहां पर मौजूद थे तो इन्हें VIP एरिया से आवाजें आती सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि लैंप वगैरह इधर उधर किए जा रहे हैं, चीजों को पटका जा रहा है। और ये सारी चीजें हो रही थी VIP रूम नंबर 1 के अंदर। और जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय रात के 3 बज रहे थे। इसके बाद सुबह के 6:56 AM पर CCTV शो करता है कि सल्तनत और बिशम बायव ये दोनों अपने VIP रूम नंबर 1 से बाहर आते हैं और अब ये CCTV की रेंज में थे। उस CCTV को देखकर ये पता चलता है कि सल्तनत उस समय बिशम बायव की जैकेट पहने हुए थी और उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। उस समय सल्तनत ने पैंट्स नहीं पहनी हुई थी। इसके बाद 7:16 AM की फुटेज में दिखता है कि जो बिशम बायव है उसने सल्तनत को बालों से पकड़ा हुआ है और बालों से पकड़ने के बाद ये सल्तनत को जमीन पर फेंक देता है, फ्लोर पर फेंक देता है
और जमीन पर पटकने के बाद ये सल्तनत को कई सारी लातें मारता है। हालांकि सल्तनत उस समय इसका कोई भी विरोध नहीं करती, कोई भी फाइट बैक नहीं करती। इसके बाद बिशम्बायव बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सल्तनत को टॉयलेट में लेकर जाता है। और आपको पता ही है कि टॉयलेट में कैमरास नहीं होते हैं। बिशम्बायव ने कोर्ट में बताया कि जिस समय मैं इसको टॉयलेट में लेकर गया और उसके बाहर भी जो सल्तनत थी वो बहुत ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी, बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी, मुझसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी। इस कारण से मैं उसको बाथरूम एरिया में लेकर गया था ताकि मैं उसको थोड़ा सा शांत करा सकूं। बाथरूम में ले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा नाराज रही, उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। बाथरूम में जाने के बाद जो ज्वेलरी मैंने उसको गिफ्ट की थी, उसने वो सारी की सारी ज्वेलरी उतारी और उनको टॉयलेट में फेंकने लगी। ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मैं इमोशनली हर्ट हो गया, क्योंकि ये जो गिफ्ट्स थे ये सिंबॉलिक थे, हमारे प्यार के गवाह थे। हालांकि ऑटोप्सी में साफ हो गया था कि सल्तनत के हाथ से वॉच, ब्रेसलेट्स और बाकी ज्वेलरी खींच खींच कर उतारे गए थे। बहुत ज्यादा उसके हाथों पर, उसके चेहरे पर निशान थे कि जबरदस्ती वो ज्वेलरी उतारी गई थी। बिशम्बायव ने बताया कि टॉयलेट में ही सल्तनत को छोड़ने के बाद वो बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसने एक ड्रिंक पिया और जब वो लौटा तो उसने पाया कि सल्तनत ने अपने आप को टॉयलेट में लॉक कर लिया है। अब ये देखकर बिशम्बायव को काफी गुस्सा आया। उसने एक ट्राइपॉड उठाया जो कि एक स्पीकर से कनेक्टेड था। वो ट्राइपॉड उठाकर वो लाया, जोर जोर से टॉयलेट के दरवाजे पर मारने लगा। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली सल्तनत ने दरवाजा खोल दिया। बिशम्बायव ने अपनी गवाही में बताया कि जिस समय सल्तनत ने दरवाजा खोला उस समय सल्तनत ने मेरे ऊपर अटैक किया और ये अटैक उसने किया मुक्का बनाकर, उसने मुक्के से मुझे मारने की कोशिश की। इसके अलावा सल्तनत ने अपने कपड़े फाड़ दिए थे, क्योंकि ये कपड़े मैं उसके लिए खरीद कर लाया था। उसी सुबह मैंने उसको ये कपड़े गिफ्ट किए थे। बिशम्बायव ने बताया कि उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया कंधे से, उसको वॉल के अगेंस्ट पुश किया और उससे कहता रहा कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन सल्तनत अपने कपड़े उतार उतार कर मेरे ऊपर फेंक रही थी। उसके ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैंने उसको कई बार थप्पड़ मार दिए। बिशम्बायव ने क्लेम किया कि मैंने उसको सिर्फ हाथ से थप्पड़ मारे थे। साथ ही बिशम्बायव ने कहा कि सल्तनत कई बार उस टॉयलेट में गिरी, कई बार वो दीवार से टकराई, कई बार टाइल से टकरा गई और कई बार टॉयलेट के पोल से भी, और साथ ही वो टॉयलेट सीट से भी टकरा गई थी। जितनी बार वो उठने की कोशिश करती थी उतनी बारी वो नीचे गिर जाती थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, वो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। इसकी ये हालत देखकर बिशम्बायव ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उसकी अपर आर्म को पकड़ा और उसको खड़ा करने की कोशिश की और साथ ही चलाने की भी कोशिश की। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिशम्बायव सल्तनत ने रेजिस्ट किया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बिशम्बायव उसकी हेल्प करे। वो खुद चलने की कोशिश कर रही थी, वो कुछ कदम चली, लेकिन बाद में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे टॉयलेट बॉल के अंदर जाकर गिरी और सल्तनत का जो सर था वो बहुत बुरी तरीके से टॉयलेट सीट से टकरा गया और शायद इसी कारण से उसको काफी फेटल हेड इंजरी आ गई होगी, इस कारण से वो मारी गई होगी। लेकिन बाद में जब ऑटोप्सी की गई तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि उसके ब्लड में बहुत ही कम अल्कोहल थी, यानी कि उसने कुछ खास शराब नहीं पी हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से उसको नोज इंजरी आई थी, जिस तरह से उसके शरीर पर निशान थे, उससे पता चलता है कि उसको काफी फोर्स के साथ टॉयलेट सीट पर देकर मारा गया होगा। ऐसे गिरने से इस तरह की इंजरीज नहीं हो सकती हैं। बाद में कोर्ट में वो पूरा 8 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चलाया गया, जिसमें बीच बीच में बिशम्बायव को देखा जा सकता है कि अपनी वाइफ को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। जिस समय कोर्ट में वीडियो चल रहा था उस समय सल्तनत के फैमिली मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये वीडियो इतना ज्यादा डिस्ट्रेसिंग था कि इनमें से कई मेंबर्स बीमार पड़ गए, कुछ वॉमिटिंग करने लगे और कुछ को इस कोर्ट से बाहर निकल जाना पड़ा। इस वीडियो को देखकर वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल बन गया था, उनसे ये वीडियो देखा ही नहीं जा रहा था। पहले तो बिशम्बायव ने यह क्लेम किया कि ये वीडियो फेक है, इसमें मैं हुई नहीं, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मेरे कारण ही सल्तनत की मौत हुई। लेकिन वो लगातार ये भी कह रहा था कि ये मौत अनइंटेंशनल थी, मैं उसको मारना नहीं चाहता था। लेकिन अगर ये मौत अनइंटेंशनल थी, अगर वो वाकई में ही टॉयलेट सीट से टकरा गई थी, तब उसने हेल्प के लिए कॉल क्यों नहीं किया, उसने इमरजेंसी नंबर्स को कॉल क्यों नहीं किया?
साफ पता चल रहा था जितना ज्यादा खून बह रहा था कि वो जल्दी ही मारी जाएगी। उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, लेकिन बिशनबाएव ने कुछ नहीं किया। जब वो बिल्कुल मर रही थी, उसके सर से खून बह रहा था, तब वो सल्तनत को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बाथरूम से बाहर लेकर आता है, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है, और उसको वीआईपी एरिया में घसीटता हुआ ले जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं था। वहां ले जाने के बाद इसने सल्तनत के साथ क्या किया ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सल्तनत वहां से कभी भी जिंदा बाहर नहीं आई, उसकी मौत वहीं पर हो गई। सल्तनत की मौत का क्या समय था ये उसकी ऑटोप्सी से भी पता नहीं चला, वो काफी कंफ्यूजिंग है। लेकिन कोर्ट में आकर मेडिकल एग्जामिनर ने ये रिवील किया कि इसकी एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही पेनफुल डेथ रही होगी। इसको ब्रेन ट्रॉमा हुआ होगा, इसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई होगी, और जो कुछ भी इसके साथ हो रहा था यानी कि सल्तनत के साथ, वो उसको सब कुछ पता चल रहा होगा, वो सब कुछ महसूस कर सकती थी। सल्तनत उसी अवस्था में पड़ी रही, पता नहीं कब मर गई। लेकिन शाम के 7:55 पर यानी 7:55 PM पर बिशंबर और उसके कजिन ने यह रियलाइज किया कि शायद सल्तनत मारी जा चुकी है। वो कहीं ना कहीं डर चुके थे, और अभी तक ये सारी घटना हुए करीब करीब एक दिन बीत चुका था। इस कारण से इन्होंने बाद में मेडिकल इमरजेंसी को कॉल किया, और वहां पर इन्होंने आकर सल्तनत को बचाने की काफी कोशिश की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन वो ऑलरेडी मारी जा चुकी थी। उसी सेम डे पर बिशनबाएव को अरेस्ट कर लिया गया। शुरुआत में इसने क्लेम किया कि सल्तनत बूथ के अंदर यानी टॉयलेट बूथ के अंदर सो गई थी, पता नहीं वहां पर इसके साथ क्या हुआ, और वो उठी ही नहीं। इसके अलावा एम्बुलेंस को कॉल करने से पहले इसने एक साइकिक से कांटेक्ट किया, यानी कि इस तरह के लोग जो पारलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो चमत्कार कर सकते हैं। इस साइकिक ने इसको एश्योर किया कि उसकी जो वाइफ है वो जल्द ही उठ जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। बाद में इसने एम्बुलेंस को कॉल किया, और साथ ही इसने अपने कजिन जिसका नाम था बाइजनोव, जो इसके उल्टे कामों में, इसके गलत कामों में इसका साथ दे रहा था, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि सारे के सारे स्टाफ को रिलीज कर दिया जाए। शायद उन्होंने बहुत ज्यादा स्टाफ को भी धमकाया था कि कोई भी बात इन्हें बाहर नहीं बोलनी है, तो स्टाफ को छोड़ दिया गया। इसके अलावा जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी सीसीटीवी की, उन सबको डिलीट कर दिया गया। इसको लग रहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करके मैं बच जाऊंगा। लेकिन बाद में जब इस केस का खुलासा हुआ, जब इसको अरेस्ट किया गया, तो इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर पहुंचे, इन्होंने हार्ड ड्राइव भी जब्त की, और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी इनको रीस्टोर कर लिया गया। बाद में यह भी पता चला कि अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद, जबकि इसकी वाइफ वहां पर पड़ी हुई थी जमीन पर, उसका खून बह रहा था, उसको अवॉइड करके बिशनबाएव ने उस दिन दो महिलाओं से कांटेक्ट किया। इनमें से एक थी गुलनारा, जो कि एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर थी, और एक दूसरी महिला थी जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये असल में कौन थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बिशनबाएव के कांटेक्ट लिस्ट में इसका नाम जूलिया सुपर के नाम से सेव था। शाम के 7:24 PM पर बिशनबाएव ने जूलिया सुपर को टेक्स्ट मैसेज किया था, उससे पूछा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम फ्री हो। शायद उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो गुलनारा थी वो बिशनबाएव से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट भी पहुंची। वहां पर बिशनबाएव उससे मिला, और उसके साथ करीब 1.5 घंटा उसने गुजारा। ये दोनों एक रूम में थे, और उसके बगल वाले रूम में बिशनबाएव की वाइफ यानी कि सल्तनत जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका खून बह रहा था, और वो मर रही थी या फिर वो मर चुकी थी। बाद में बिशनबाएव ने सारा का सारा ब्लेम सल्तनत पर डालने की कोशिश की। उसने बताया कि वो बहुत ज्यादा शराब पीती थी, उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था। साथ ही उसने ये रिक्वेस्ट की कि ओपन ट्रायल होना चाहिए मेरा। वो ये प्रूव करना चाहता था कि ये सारा का सारा क्राइम अनइंटेंशनल था, और साथ ही इसने ज्यूरी ट्रायल की अपील की। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके देश का जो कंजर्वेटिव पार्ट है उस पर मैं जीत हासिल कर लूंगा। जो लोग कॉन्सेप्ट ऑफ उय्यत को मानते हैं, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें औरतों के इस तरह के बिहेवियर को बहुत ही गलत माना जाता है, उनसे बहुत ज्यादा आइडियल होने की अपेक्षा की जाती है, और यह माना जाता है कि औरतों को मारना पीटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर वो गलत व्यवहार करती हैं तो उनको पीटा जाना चाहिए। तो इसको ऐसा लग रहा था कि उय्यत के कॉन्सेप्ट को आगे रखकर शायद लोगों की सिंपैथी मुझे मिल जाएगी, और ऐसा लगेगा कि सल्तनत की मौत गलती से हो गई।
बिशनबाएव बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था ये साबित करने की कि जो सल्तनत थी उसको बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन था, लेकिन बाद में उसकी ऑटोप्सी से ये बात सामने आई गई थी कि बहुत ही लो अल्कोहल लेवल्स मिले थे उसके ब्लड में। इसके अलावा बिशनबाएव ने अपनी वाइफ के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि वो बहुत सारे मैरिड लोगों को डेट कर रही थी, और ये डेट वो कर रही थी हमारी शादी से पहले से। साथ ही उसने ये भी कहा कि इसने मुझसे शादी केवल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए की थी, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। इसने ये भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि इसकी जो वाइफ थी सल्तनत, वो एक एस्कॉर्ट जैसी थी, बस वो मेरे साथ भी सिर्फ पैसे के लिए थी, और हमारी तो ये शादी कुछ वैध भी नहीं थी, बस वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। तो आप देख ही सकते हैं कि इस व्यक्ति की ऑडेसिटी नेक्स्ट लेवल की थी। इसके खिलाफ इतने सॉलिड एविडेंसेस थे, इतने ठोस सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज थी, फिर भी ये आदमी लगातार झूठ पे झूठ बोलता ही जा रहा था। इसने कोर्ट में यह भी क्लेम किया कि सल्तनत बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी शिकार थी। ये उसको एक अनबैलेंस्ड इंसान साबित करना चाहता था। इसके बाद 8 अप्रैल 2024 को इसकी जो डिफेंस टीम थी, उन्होंने एक लेटर कोर्ट के सामने पेश किया। इन्होंने बताया कि ये लेटर सल्तनत ने लिखा था, और ये उसने लिखा था अपने हस्बैंड को। इस लेटर में इनके अनुसार सल्तनत ने यह लिखा था कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अपने आप को सुधारूंगी, साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगी, सेशंस लूंगी, और बिशनबाएव की और ज्यादा रेस्पेक्ट करूंगी एज अ हस्बैंड। इसके अलावा मैं एक बहुत ही केयरिंग इंसान भी बनूंगी। ये इस लेटर से सल्तनत को एक बुरी इंसान साबित करना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट में इस लेटर का बिल्कुल उल्टा असर हुआ। यही साबित हुआ कि इसके साथ यानी सल्तनत के साथ बहुत ज्यादा एब्यूज किया जा रहा था। जो जज थी जिनका नाम था आइजन कुलबेवा, उन्होंने कहा कि ये लेटर बहुत ज्यादा बिजार लग रहा है। उन्होंने पहली बार ये सुना है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह का लेटर लिखती है, और ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। फिलहाल बिशनबाएव के सारे प्रयास निष्फल हो गए। 13 मई 2024 को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, बिशनबाएव को 24 ईयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसकी डिफेंस टीम ने इसके खिलाफ अपील की। अब यही माना जा रहा है कि फिलहाल तो ये जेल में है, लेकिन ये 24 साल से पहले ही पैरोल पर बाहर आ जाएगा। बिशनबाएव के कजिन जिसका नाम था बाइजानोव, जिसने इस क्राइम में कहीं ना कहीं बिशनबाएव का साथ दिया, उसको 4 ईयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, क्योंकि इसने क्राइम को छुपाया था और उसको रिपोर्ट नहीं किया था। इसके अलावा बिशनबाएव की एक एक्स वाइफ जिसका नाम था नजीम, वो पब्लिकली सामने आई। उसने इस इंसिडेंट को एक ट्रेजेडी बताया और सल्तनत को अपने कंडोलेंसेस दिए। इसका बिशनबाएव से 14 साल की शादी के बाद 2020 में डिवोर्स हो गया था। बिशनबाएव को तो सजा सुना दी गई थी, लेकिन पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाएं कजाकिस्तान में वहां की महिलाओं के साथ होती रहती है। कजाकिस्तान में महिलाओं के प्रति जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके लिए कोई भी सजा नहीं थी। अगर किसी को स्ट्राइक कर दिया गया, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो वो एक क्रिमिनल एक्ट नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद वहां के कानून को बदला गया। अप्रैल 2024 के दिन यहाँ पर एक नया कानून आया, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को एक क्राइम समझता है, और इसके लिए सजा भी तय की गई। बहुत सारे लोग इस कानून को सल्तनत लॉ कहकर बुलाते हैं, क्योंकि अगर सल्तनत का केस ना आता तो इस तरह का कोई भी कानून शायद नहीं बनता। कजाकिस्तान के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि वहां की जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम है। 2022 के अकॉर्डिंग वहां की जनसंख्या थी 1.92 करोड़, लेकिन वहां पर हर साल 1,80,000 रिपोर्ट्स आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। इसके अलावा हर साल करीब 400 औरतें मारी जाती हैं, और वो मारी जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। लेकिन क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर कानून नहीं था इसको लेकर, इसलिए जो भी पुलिस वाले थे, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे, वो लगातार इस तरह की कंप्लेंट्स को ब्रश ऑफ कर देते थे। वो कभी भी इन चीजों को सीरियसली लेते ही नहीं थे। लेकिन सल्तनत का ये जो ट्रायल था, ये जो केस था, ये कजाकिस्तान के लिए वाकई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ये एक तरह से क्लैश है ओल्ड माइंडसेट और न्यू माइंडसेट के लोगों के बीच में। वहां के जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, वो अभी भी यही मानते हैं कि अगर औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये उन्हीं की गलती है,
और साथ ही ये भी माना जाता है कि औरतों को अपनी शादी किसी भी कीमत पर बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये उनकी ड्यूटी है। सल्तनत का भाई आईबैक लगातार जस्टिस के लिए लड़ता रहा, वो लगातार उसके लिए आवाज उठाता रहा, और अब जब ये सारा केस सुलझ चुका है, अब वो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी सिस्टर की मेमोरी को जिंदा रखना चाहता है। वो एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है और लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस घटना को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ। प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।